Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Today we are going to discuss about Al-Biruni, a very important personality who came with Mahmud Ghaznavi during his Indian expeditions. देखिए हमने जब प्रथम तुर्क आक्रमण को देखा था तो मैंने बताया था कि महमूद गजनवी जो है वो पहला तुर्क आक्रमण करता है भारत पे। इंपॉर्टेंट जो तुर्क आक्रमण है, ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं हुआ, लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमणों को देखें तो पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा होता है, भारत पे किया जाता है और एक के बाद एक 17 आक्रमण होते हैं 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक। ठीक है, तो 17 आक्रमण करता है। ठीक है, उसी में से एक 12वां आक्रमण है, 12वां जो एक्सपीडिशन होता है, तो उसी एक्सपीडिशन में अल-बिरूनी जो है वो भारत आएगा। हमने अब तक जो अर्ली मेडिएवल पीरियड में जो महमूद गजनवी वाला पार्ट किया है, उसमें पहला वीडियो हमने कर लिया था, इंट्रो पार्ट था, वो एक इंट्रो क्लास के रूप में था महमूद गजनवी पे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने उसके 17 एक्सपीडिशंस को देखा था, जिसपे सोमनाथ का मंदिर भी था। हाँ, 1025 एडी में 1025 एडी में उसने सोमनाथ के मंदिर पे रेड किया था, सोमनाथ टेम्पल पे गुजरात में। ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रेड था। तो हमने 17 एक्सपीडिशन को देख लिया था और जो लास्ट वीडियो था, पिछला वीडियो, उसमें हमने उन पर्सनालिटीज को देखा था जिन्हें महमूद गजनवी से संरक्षण मिला था। उसी में से एक पर्सनालिटीज अल-बिरूनी भी है। ठीक है, उसमें और भी लोग हैं, फिरदौसी हैं, कुछ ऐसे भी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग दिया था महमूद गजनवी को। तो उन सारी चीजों को हमने देख लिया था, सारे एक्सपीडिशंस को और पर्सनालिटीज को। उन्हीं पर्सनालिटीज में से अल-बिरूनी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जो कि आता है 12वें एक्सपीडिशन में, 12वें अभियान में महमूद गजनवी के, क्योंकि 17 अभियान उसने भारत के खिलाफ किए थे। ठीक है, 1018 एडी में ये भारत आएगा उसी एक्सपीडिशन के दौरान। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला तो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे। देखिए, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव यानी व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव से अल-बिरूनी को देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है अगर आप देखें तो ये, अगर आप देखें तो पीसीएस, मैं अगर कहूं तो पीसीएस नेट, ठीक है, और जेआरएफ और अदर्स एग्जाम जैसे एसएससी और भी एग्जाम है, तो उससे इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, और जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है भारत के बारे में, ठीक है, विवरण जो दिया है भारत के बारे में, इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी समाज के बारे में, कस्टम्स परंपराओं के बारे में, इवन आपको इंडियन रिलीजियस बिलीफ, हाँ, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इंडियन साइंस मतलब भारतीय विज्ञान के बारे में सारी बातें उसने दिया है, विवरण दिया है भारत के बारे में। तो ये डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है, ये समझ लीजिए कि ये यूपीएससी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूपीएससी वाला पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से यूपीएससी से नहीं पूछेगा, यहां से भी पूछ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहां से भी बनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पीसीएस नेट और जेआरएफ के लिए ये फेवरेट टॉपिक है और ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। हालांकि यहां मैंने पीसीएस कहा है, स्टेट सर्विसेज, लेकिन पिछले 2-3 साल के ट्रेंड में आप ये जरूर देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है कि स्टेट सर्विसेज में भी जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है वो यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव सारा देख लेंगे अल-बिरूनी का, और नेक्स्ट में हम भारत के बारे में जो उसने विवरण दिया है, समाज के बारे में, इवन कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में, खान पान, रहन सहन, वही रिलीजन के बारे में, इंडियन रिलीजियस बिलीफ, और उसके अलावा आपको कस्टम परंपराओं के बारे में और भी बहुत सारी भारतीय विज्ञान के बारे में, वो सारा यहाँ पे हम देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा वीडियो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। देखिए, यहां पर जो अल-बिरूनी है, बेसिकली इसका मूल ओरिजिन जो है ये ईरानी है। क्योंकि हो सकता है इसके पेरेंट्स जो है शायद ईरान से थे। ठीक है,
लेकिन ईरान, यहां देखिए ये ईरान है, ईरान का जो पार्ट है ये वाला, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान यहीं से हो जाता है, ठीक है ना, यही ईरान हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान से लगे, अफगानिस्तान से लगे हुए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगे हुए, यही ईरान वाला पार्ट बनता है, ठीक है, लगभग लगभग यही ईरान वाला पार्ट बनता है, इस तरह से ये ईरान वाला पार्ट बनता है। अब यहां पर जो है, लेकिन ये इसका जन्म कहां होता है? इसका जन्म देखिए होता है खीवा में, खीवा, इसका जन्म होगा खीवा में, खीवा, ठीक है। हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो खीवा लिख सकते हैं ऐसे। खीवा उज्बेकिस्तान में है, खीवा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान कहां है इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, देखेंगे ये पूरा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है। यहीं पे आप देखेंगे कि यहीं पे आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा, हाँ, यहाँ पे किर्गिस्तान और तजिकिस्तान मिल जाएगा, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान होगा सबसे बड़ा पार्ट। नीचे की तरफ उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारा सेंट्रल एशिया में के कंट्री है, 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया के, ठीक। अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर आप देखेंगे तो यहीं पे जो उज्बेकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान वाला पार्ट है, नीचे तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यहां उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो ये उज्बेकिस्तान में ही खीवा पड़ता है, ठीक है। आज का जो उज्बेकिस्तान है, पहले यही उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ये पूरा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जिसको कहते हैं, तो बेसिकली मध्य एशिया में इसका जन्म होता है, कहां पे? खीवा में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बचपन का नाम इसका अबू रेहान है, ये भी आप याद रख सकते हैं, कहीं पूछ दे, ठीक है। खीवा, खीवा कहां है? उज्बेकिस्तान में, मैंने बता दिया। ये जो पार्ट है उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में, ठीक है। ये पूरा पार्ट उस समय कहा जाता था कि ये पूरा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट जो है ना, ख्वारिज्म एम्पायर यहां हुआ करता था। तो यहां पे आप खीवा ख्वारिज्म भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ख्वारिज्म, ठीक है। ख्वारिज्म एम्पायर का पार्ट था खीवा, और खीवा कहां पे है? उज्बेकिस्तान में है, आज का उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान कहां पे है? मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर रख भी सकते हैं, यहां पे आप लिख भी सकते हैं उज्बेकिस्तान, यानी कि ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में। तो ध्यान रखिएगा, खीवा में जन्म होता है 973 एडी में, इसका अल-बेरूनी का, ठीक है। और ये वहां पे क्या था बेसिकली, जब बड़ा होगा वहीं पे, तो वहीं पे मामूनी वंश चल रहा था, मामूनी डायनेस्टी, मामूनी डायनेस्टी, ठीक है, मामूनी वंश। तो वहीं पे ये बाद में बड़ा होके पॉलिटिकल एडवाइजर यानी कि राजनीतिक सलाहकार हो जाता है वहां के शासक का, ठीक है। मामूनी वंश का शासन जो है वहीं पे, मामूनी वंश के शासन में ही ये पॉलिटिकल एडवाइजर यानी कि राजनीतिक सलाहकार हो जाता है, ठीक है। साथ ही ये एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी के पद पे भी वहां पे अपॉइंटेड है, एस्ट्रोलॉजर भी है और पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहली बार खीवा से ये गजनी कैसे आएगा? खीवा से गजनी आता है ये, ठीक है। क्योंकि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये गजनी यहां पे है, दिखाई दे रहा है, ये गजनी वाला पार्ट, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो देखिए हुआ क्या था कि 10 जैसे महमूद गजनवी भारत पे बार बार अटैक कर रहा था, वैसे ही सेंट्रल एशिया पे भी इसका अटैक हो रहा था, ठीक है ना, मध्य एशिया पे भी इसका अटैक हो रहा था। तो 1017 एडी में एक वॉर प्रिजनर, देखिए यहां पे मैंने युद्ध बंदी लिख दिया है, वॉर प्रिजनर के रूप में ये खीवा से गजनी लाया जाता है। महमूद गजनवी का 1017 एडी में अटैक होता है खीवा पे, और देखिए यहां पर लिखा आफ्टर महमूद गजनवी विक्ट्री ओवर खीवा, महमूद गजनवी जो है जीत लेगा खीवा को, ठीक है, खीवा को जीत लेगा यहां उज्बेकिस्तान में। और इस तरह से एक वॉर प्रिजनर के रूप में इसे गजनी लाया जाएगा। लेकिन ये होगा क्या यहां पर, यहां इससे इंप्रेस हो जाएगा महमूद गजनवी, और उसके बाद इसका अपॉइंटमेंट यहां के राज ज्योतिषी के रूप में कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां भी एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में इसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो ये
एक इसके जन्म के बारे में जो जानकारी थी, शुरुआती जानकारी थी, शुरुआती इंफॉर्मेशन थी। हाँ, उसके बाद देखिए यहां पर पहली बार भारत आता है, ये केम इंडिया कब 12th एक्सपीडिशन जो है, 12वां अभियान जो है महमूद गजनवी का 1018 में जो करता है महमूद गजनवी। बेसिकली मैंने बताया था आपको जब एक्सपीडिशन पढ़ा रहा था कि महमूद गजनवी ने 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक, 1000 इन बिटवीन 1000 एडी टू 1027 एडी तक भारत में 17 रेड करता है, 17 इन्वेजन, 17 आक्रमण करता है भारत में इस गजनी से। ठीक है, बार बार आता है, बार बार आता है और 17 आक्रमण करता है। इसी में जो 12वां आक्रमण है, 12वां अभियान जो है, उसी में भारत आता है महमूद गजनवी के साथ। ये 12वां अभियान भी मैंने बताया था कि 12वां अभियान जो है कब होता है, ये जब महमूद गजनवी पहली बार नॉर्थ इंडिया के यानी उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में आता है और कन्नौज में शासन कर रहे गुर्जर प्रतिहार शासक के खिलाफ इसका आक्रमण होता है। ये मैंने आपको डिटेल एक्सपीडिशन में बताया था, जो महमूद गजनवी का एक्सपीडिशन था, तो वहां पे बताया था। तो ये सवाल यहां से बन जाएगा कि किस एक्सपीडिशन के दौरान अल बैरूनी भारत आता है, महमूद गजनवी के किस एक्सपीडिशन के दौरान, तो 12वें एक्सपीडिशन के साथ। और 12वें एक्सपीडिशन में क्या हुआ था, ये नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में महमूद गजनवी प्रवेश करता है पहली बार उत्तर भारत के मैदानी भागों में, और गुर्जर प्रतिहार शासक जो कन्नौज में है उनके खिलाफ इसका आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। ठीक है, और जब भारत आएगा तो ये 10 वर्षों तक भारत में रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी अनुभव से 10 वर्षों तक जो रहेगा, ये एक किताब भी लिखेगा, बड़ा महत्वपूर्ण किताब, किताबुल हिंद, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में, ये डिस्क्रिप्शन में वही होगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी जो किताब है किताबुल हिंद, ठीक है ना, उसी के आधार पे जो विवरण होगा ना, वो हम डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए अब महमूद गजनवी के बारे में कुछ उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं, जैसे विद्यासागर, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी तरह से है भारत का प्राच्यविद, प्रथम मुस्लिम भारतविद। भारतविद का मतलब, मुस्लिम भारतविद का मतलब जो भारत को जानता हो, भारत को जानने वाला। ठीक है, तो ये 3 आप इसके महत्वपूर्ण जो टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कितना बड़ा स्कॉलर है। ठीक है, कितना बड़ा स्कॉलर है, अरबी और फारसी तो जानेगा ही जानेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए ग्रीक जानता है, संस्कृत जानता है ये। ठीक है, क्योंकि भारत में 10 साल रह के वो यही करने के लिए आया था भारत में। हाँ, भारत में उसने अध्ययन किया, स्टडी किया, जानकारी लेने के लिए आया था, भारत के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आया था। नक्षत्र और खगोल विज्ञान के बारे में भी ये बहुत जानता था, बहुत जानकारी थी इसको। ठीक है, तो कितना बड़ा स्कॉलर है ये। नक्षत्र और खगोल विज्ञान का मतलब इसे आप एस्ट्रोनॉमी कह लीजिए इंग्लिश में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में जो जानकारी मिलती है। ठीक है, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजर भी था ये, गणित का जानकार, मैथ्स का जानकार, भूगोल यानी ज्योग्राफी का जानकार, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का जानकार, और औषधि शास्त्र, मेडिसिन के बारे में भी अच्छी जानकारी रखता था। देखिए यहाँ पे इसकी किताब है, किताबत सैदना, ये है ना, ये किताबत सैदना जो है ये मेडिसिन पे ही है। ठीक है, तो अभी मैं इस पे डिस्कस करूंगा। औषधि शास्त्र के बारे में भी जानता था। और सबसे बड़ी बात है कि इसने एक किताब लिखी, सबसे महत्वपूर्ण किताब इसकी जो है वो किताबुल हिंद है। ठीक है, आगे मैं यहां पे बताऊंगा। तो इस किताबुल हिंद का जो 1/4 पार्ट है, हाँ ठीक है, 1/4 पार्ट में यानी 25% किताबुल हिंद में जो है ना डिस्कशन नक्षत्रों और खगोल विज्ञान के बारे में है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। 25% जो डिस्क्रिप्शन है किताबुल हिंद में वो नक्षत्रों और खगोल विज्ञान के बारे में है। तो ये आपको जानना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट किताब। और इसी किताब के आधार पर हम ये स्टडी करेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के आधार पर ये विवरण देगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, यहां तक हमने देख लिया फर्स्ट मुस्लिम। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराण। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन किया।
ठीक है, पुराणों का। और कौन कौन से पुराणों का अध्ययन किया? तो वायु, विष्णु और मत्स्य पुराण, ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दे देगा आपको एग्जाम में, पूछेगा इसमें से किस पुराण का स्टडी नहीं किया था। किसने? 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा। किस पुराण का स्टडी नहीं किया था, तो इन 3 के अलावा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। या ये भी पूछ देगा, 3 कोई और दे देगा और एक नाम इसमें से दे देगा, पूछेगा किस पुराण का अध्ययन किया था, तब आपका आंसर इसमें से जो ऑप्शन होगा वो बनेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भगवत गीता से ये बहुत ज्यादा प्रभावित था, भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसके कुछ बुक्स हैं, हाँ इंपॉर्टेंट बुक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए किताबुल ए हिंद या किताबुल हिंद, कहीं किताबुल हिंद मिलेगा, कहीं किताबुल ए हिंद मिलेगा, जिसके आधार पर मैंने अभी अभी बताया हम इस डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, जो भारत के बारे में अल-बेरूनी बताएगा। ठीक है, भारत के सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सोसाइटी, समाज के बारे में, इंडियन रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, ठीक है, कस्टम्स, परंपराओं के बारे में, इंडियन साइंस के बारे में बताएगा, बहुत सारी चीजों की जानकारी, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताएगा। ठीक है, इसमें वो बताएगा कि 4 वर्णों के अलावा जो अछूत जाति है या लोअर कास्ट हैं, जिनको अंत्यज उसने कहा है, अंत्यज, ठीक है ना, किताबुल हिंद में। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 8 जातियों का जिक्र उसने किया है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे टोकरी बनाने वाला, मछली पकड़ने वाला, शिकारी, ठीक है, चर्मकार, जुला, इस तरह से 8 हैं। और वो वहां से सवाल बनते हैं यूपीएससी में, या अब स्टेट सर्विसेज में भी बनने लगे हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अंत्यज कहा जाता था उन 8 जातियों को, जैसा उसने बताया है। तो ये बात हम आगे देखेंगे। किताबुल हिंद के आधार पर हमारा जो इसने विवरण दिया है अल-बेरूनी ने, वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन है, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और किताबुल हिंद का ही 3 नाम और है, जैसे तहकीके हिंद, याद रखना है आपको, तहकीके हिंद, किताबुल रहला और मीन मकाला, ये तीनों किताब का नाम, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ये तीनों नाम किताबुल हिंद के ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबुल ए हिंद या किताबुल हिंद, इसके बारे में तो अगले वीडियो में पूरा इसी के बारे में है, तो हम जानेंगे। उसके अलावा इवोल्का और किताबत सैदना, ये किताबत सैदना जो है ना, ये किताबत सैदना ये औषधि शास्त्र पे है। ठीक है, औषधि शास्त्र पे है, यानी मेडिसिन के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है अगले वीडियो में। यहां पर देखिए जो सवाल बनेगा ना, आपका जो इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में, एक तो कि इसके अगर स्टेट सर्विसेज या छोटे एग्जामों में कई बार पूछ लेता है कि कहां इसका जन्म हुआ, और उज्बेकिस्तान के बारे में पूछेगा, ये जन्म पूछ देगा सेंट्रल एशिया में हुआ, यूरोप में हुआ, इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मामुनी वंश में ये जाके पॉलिटिकल एडवाइजर होता है बाद में, वहीं पे आपको सेंट्रल एशिया में ही। उसके बाद खीवा से ये गजनी लाया जाता है, ठीक है, 1017 एडी में। तो ये सब आप अपॉइंटमेंट फिर राज्योत्सी के रूप में होता है। तो यहाँ तो एक बार एक जनरल इंफॉर्मेशन है। यहाँ भारत कब आता है, तो 12वें एक्सपीडिशन में, भारत का 12वां एक्सपीडिशन है, 1018 एडी में होता है। किसके खिलाफ होता है वो कन्नौज के खिलाफ होता है, जहां पे गुर्जर प्रतिहार शासक रूल कर रहे हैं। ठीक है, उपाधियों पे सवाल आएगा, आपसे पूछा जाए कि विद्यासागर किसका उपाधि था, तो भाई अल-बेरूनी का। भारत का प्राचीन किसे कहा जाता है, अल-बेरूनी को। प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे कहा जाता है, अल-बेरूनी को। हाँ, ये टाइटल्स थे, उपाधियां थी। उसके बाद ये देख लीजिएगा किस किस चीजों का जानकार है, कितना बड़ा विद्वान है, ये तो आपको जानकारी रहेगी। प्लस किताबुल हिंद जो इसका महत्व, इसका और बेसिकली किताबुल हिंद के बारे में मैं बता दूं कि ये 80 चैप्टर्स है इसके, 80 चैप्टर्स है, यानी कि 80 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, और इस बेसिकली ये अरेबिक टेक्स्ट है, यानी कि अरबी में लिखा गया है, लेकिन इसका अनुवाद भी हुआ है। हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है, जबकि इंग्लिश में एडवर्ड सी सचाऊ ने किया है। आगे के वीडियो में मैं सारा लिखवाऊंगा, ठीक है ना, आगे के वीडियो में सारा लिखवाऊंगा, तो वो आपको आगे के वीडियो में डिटेल मिल जाएगा, तो वो सब हम देखेंगे। तो किताबुल हिंद
किसकी रचना है भाई? तो किताबुल हिंद। अल-बरूनी की रचना है। तहकीके हिंद किस किताब का नाम है? किताबुल हिंद का। किताबुल उर रहला किसकी रचना है? अल-बरूनी की। किसका नाम है? इसी का दूसरा नाम है किताबुल हिंद का। मीन मकाला किसकी रचना है? ये भी पूछ सकता है, अल-बरूनी का। इसका दूसरा नाम किताबुल हिंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में हम इसी पे पूरा चर्चा करेंगे, किताबुल हिंद पे, ठीक है। और इसी के आधार पर हम अल-बरूनी का विवरण देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे भारत के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां से जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप ले ले स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.